नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, डेट वाई ए सिविल एस्पिरेंट मस्ट रीड एनसीईआरटी बुक। जो आईएएस पीसीएस के अभ्यर्थी हैं उनको एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपकी तैयारी का एक बहुत बड़ा भाग है और समझ लीजिए ये आपकी तैयारी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एनसीईआरटी बुक की क्या खासियत होती है, इसके लिए मैं आपको एक एनसीईआरटी बुक का आपको जो पहला कवर है उसको दिखाने जा रही हूँ और इस वीडियो को ज़रूर कोशिश करिएगा पूरा अंत तक देखने के लिए, क्योंकि ये आपको आपके एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देने जा रहा है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं क्लास 10 की साइंस बुक। ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण दी हुई रहती हैं, लेकिन मैं आपको एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी कि एनसीईआरटी कैसे बनता है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। आइए मैं आपको दिखा रही हूँ इसके निर्माण समिति के बारे में। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ और जिसमें मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया था, स्पेशली फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मैंने सब में आपको क्लियरली बताया है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसका एक क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा आंसर है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर होगा और क्यों ऐसी क्या खासियत होती है एनसीईआरटी बुक में कि वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करता है। तो आपको बस पहले यहाँ पर देखने की आवश्यकता है, ठीक है। इस निर्माण समिति के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। आप जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, आपको जो भी बुक्स अवेलेबल कराई जाती है, जो भी टीचर्स होते हैं, उस पर आप ब्लाइंड फेथ करते हैं। आप ये मानकर चलते हैं कि आपका जो टीचर पढ़ा रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आप जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जिस कोचिंग में जाते हैं, आप ये ब्लाइंड फेथ करके चलते हैं कि उस कोचिंग में जो पढ़ाया गया है, जो उस इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया गया है या फिर वो शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो सही है और वो आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है। ये आपका ब्लाइंड फेथ होता है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो आपका जो इसका निर्माण समिति होता है, इतनी बड़ी निर्माण समिति आपको कहीं शायद ही किसी बुक में आपको देखने को मिलेगी। आप जो भी बुक्स होते हैं, बड़े बड़े बुक्स राइटर के और पब्लिकेशन के बुक देख लीजिए, मात्र 1 या 2 राइटर होता है, एक ऑथर होता है, एक को ऑथर होता है, ठीक है, और एक पब्लिशर्स होता है। मुश्किल से ये 3 लोग होते हैं। अब एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी को आप देख लीजिए। पहला जो आप देख रहे हैं, जो आपको ये निर्माण समिति में सबसे पहले आपको एक नज़र आ रहे हैं अध्यक्ष, विज्ञान और गणित की पाठ्य पुस्तकों की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं, ये हैं जे.वी. नार्लिकर। ये है एमरिट्स प्रोफेसर। ये है जो अंतर विश्वविद्यालय केंद्र हैं खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, IUCAA। गणेशखंड पूना विश्वविद्यालय पूना। तो ये वहाँ के एक एमरिट प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अपने आप में क्या है, खगोल विज्ञानी है और खगोल भौतिकी हैं। ऐसे आदमी के अंडर में इस बुक का जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। मुख्य सलाहकार की बात करें तो रूप मंजरी घोष है, प्रोफेसर स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, JNU न्यू दिल्ली। अब ये यहीं ख़त्म नहीं होता। अब इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को आप देख लीजिए। सबके नाम मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप देख चले जाइए। अगर सिर्फ आपको यहीं से पता चल जाए कि इस बुक में क्या खासियत होती है और ये बुक कितना इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, ठीक है, इसमें खूबियाँ आती कहाँ से है। तो सदस्यगण में एक है मैडम अंजनी कौल है, प्रवक्ता विज्ञान एवं गणित विभाग, शिक्षा विभाग, DESM NCERT, ठीक है। इसमें जितने भी आप यहाँ से आप देख लीजिए मेंबर्स, पहले 2 सदस्य जो आपको शुरू में जो आपको अध्यक्ष और मुख्य सलाहकार है, उनके बाद क्या आप बात करते हैं, जितने मेंबर्स हैं सभी लोग एमरिट्स प्रोफेसर्स हैं।
इतने जो बड़े बड़े रीडर्स एंड प्रोफेसर को इस जो निर्माण समिति में शामिल किया जाता है कि इसमें जो बुक की क्वालिटी होती है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। और ये जो बुक का जो कंटेंट होता है वो अपने आप में इतना फ़िल्टर होकर के आता है, इतना फ़िल्टर हो कर आता है कि ये साल दर साल ऑटोमेटिकली जो होता है इनरिच होता चला जाता है। जो बुक्स आप पुराने देखे होंगे और नई बुक देखे होंगे, ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू एनसीईआरटी है, दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी बोला जाता है कि हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि 3 बुक में ही आपके पूरे पीसीएस की तैयारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन और अगर ज्योग्राफी की बात करें तो न्यू आपको ओल्ड नहीं मिलता है तो आप न्यू पढ़िए, पूरा 6 से लेकर 12 पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एक चैप्टर, एक एक बुक जो होता है इतना रिच होता है कि उसको पढ़ने के बाद आप ज्योग्राफी की ऑटोमेटिकली आप मास्टर हो जाते हैं, ठीक है। क्यों होता है कि ज्योग्राफी का भी बुक जो बनाया गया है वो ऐसे एमिरेट्स प्रोफेसर के द्वारा बनाया जाता है, और उनका जो निर्माण समिति ऐसे रिच लोगों के भरा पड़ा है कि बुक में रिचनेस आ ही जाती है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं ज़्यादातर लोग आपको दिखेंगे रीडर्स लोग दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं, अवकाश प्राप्त भी प्रोफेसर आपको देखने को मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है जो ऐसे कुछ अवकाश प्राप्त प्रोफेसर को इसमें इंक्लूड किया जाता है जिनका काफ़ी वर्षों का वर्क एक्सपीरियंस रहा होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। इनकी जो क्वालिटी होती है ये ऑटोमेटिकली इस बुक में आ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एनसीईआरटी बुक तो पहले तो रिच हो जाता है। दूसरा कि आपको पढ़ना क्यों चाहिए, चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ इस बुक के चैप्टर्स को। क्लास 10 की जो आप एनसीईआरटी बुक है साइंस का, उसके चैप्टर्स को मैं पहले दिखाती हूँ। चैप्टर्स आप देखिए, चैप्टर्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले देख रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार और लवण, धातु अधातु, इतने और उसके बाद ये तो आपके हो गए केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के चैप्टर आ जा रहे हैं, फिर दिन आपको बीच में बायो का चैप्टर है, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर है लेसन 11 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 11। इसमें आपको मानव नेत्र के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आपको जब सबसे पहले जब प्रस्तावना की बात आती है तो इसमें आपको पहले आपका जो प्रीवियस जो नॉलेज है उसके बारे में आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख करके आपको परखने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ये पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसे प्रश्न आपको निकल कर जरूर आएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट के बारे में है, आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे। जैसे मानव नेत्र में लेंस का क्या काम होता है, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किए हैं और इन चीज़ों को स्किप करते हैं तो थोड़ा टाइम बचेगा, लेकिन अगर स्किप नहीं करते इनको भी पढ़ रहे हैं तो इतना जान लीजिए पहले आपको खुद टेस्ट लेना पड़ेगा कि आपको पता है या नहीं कि मानव लेंस का क्या काम होता है। अगर नहीं पता है तो आप कोशिश करेंगे, जो सही व्यक्ति है, जो सही स्टूडेंट है वो कोशिश करेगा जानने का कि मानव का जो नेत्र होता है उसमें लेंस का क्या काम होता है। उसी तरह जो मानव का नेत्र है वो प्रकाश का उपयोग करता है तो कैसे करता है, ठीक है। और अगर देखें आगे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं आपको। चश्मे में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोष को किस प्रकार संशोधित करते हैं। ये क्या है, ये जो प्रश्न है ये एक्चुअली आप में आपका कॉन्सेप्ट पूछता है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट जांच रहा है और ये इसको पढ़ने के बाद आप अपने को खुद को आप एक कसौटी पर परखते हैं कि क्या आपको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है। आप बहुत सारे माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आपको पता है तो आप कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ करके उन चीज़ों को जानें। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको तभी मिलेंगे जब इन चैप्टर्स को आप पढ़ते हैं। ये जनरली आपको देखिए आई के बारे में इस बुक में बताया गया, आँख के बारे में बताया गया। बहुत सारे बुक में मिलेगा कि आँख के बारे में कि आँख का जो संरचना है वो कैसा होता है, ठीक है। जैसे इस बुक में आपको आँख की डिटेल संरचना के बारे में दिया गया, आपको अदर पब्लिकेशन में भी मिलेगा। लेकिन आपको जो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपका कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जांचने के लिए आपको मजबूर करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही मिलता है। और जो सही जो रीडर होता है, जो सही स्टूडेंट होता है, वो इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद उसके उत्तर खुद ही ढूंढता है, खुद ब खुद ढूंढता है। और इतना जान लीजिए कि जब हम जिज्ञासु होते हैं तो हमको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहती है। तो ये आपको एनसीईआरटी इसमें मदद करता है। इतना ही नहीं, अगर देखिए यहाँ पे जब प्रश्न आता है
कि मानव नेत्र की संरचना क्या है, तो आपको इसका उत्तर मिलता है, लेकिन साथ साथ इसके साथ जो प्रॉब्लम्स जो जुड़े होते हैं हमारे आँखों के से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये आपको ना सिर्फ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स को बता रहा है बल्कि साथ में आपको सॉल्यूशन जो देता है उसको आपको प्रैक्टिकली समझाया जाता है आपको कि इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे एक निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नियर साइटनेसनेस है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसको दूर करने का क्या उपाय है, ये आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र बना करके यहाँ पे दिखाया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस टाइप के जो पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं या फिर एग्जाम्पल्स हैं वो अदर बुक में भी मिलते हैं। तो इतना जान लीजिए, सारे बुक्स जो होते हैं, ज़्यादातर बुक्स आप देखिएगा वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और एनसीईआरटी जो खुद होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टैंडर्ड बुक है, मानक पुस्तिका होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि ये तो ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें आप जान लिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। आई के बारे में जाने, आई से जुड़े जो प्रॉब्लम्स है उनको जाने सॉल्यूशन को भी जाने। लेकिन उसके बाद जो कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, उनका दो टाइप का होता है। एक होता है कि आप फैक्चुअल, आपको कितना जानकारी हुआ पढ़ने के बाद। दूसरा कि आपका जो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रश्न जरूर होते हैं जो एनसीईआरटी में ही सिर्फ आपको मिलेंगे, अदर बुक्स में नहीं मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ, जरा सोचिए, यहाँ आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है। ये जो कंटेंट दिया हुआ है ये आपको सोचने के लिए बोल रहा है। सोचना मीन्स आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको इन्हेंस करने की बारी आ रही है। यहाँ पर सोचने का जो एक्टिविटी है वो एक्चुअली आपके जो माइंड है, माइंड को एक्टिव करता है। मतलब वो आपके माइंड को एक टास्क देता है कि आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जाइए। और डिटेल में जब हम किसी चीज़ के बारे में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कि जो पहले की तुलना में हमको याद होता है उसकी तुलना में वो ज़्यादा याद होता है। आप किसी चीज़ को सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, वो जितना याद होता है उसकी तुलना में अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तब वो ज़्यादा याद होता है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा ज़रूर कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, पढ़ते समय किसी चीज़ के बारे में अगर डीपली सोचने लगते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। इवन एग्ज़ाम में ऐसा भी होगा आपको कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में अगर कोई नोट्स राइटिंग कर रहे हैं तो नोट्स राइटिंग करते आपको कुछ चीज़ के बारे में, उसमें कोई फैक्ट के बारे में आप कुछ सोचने लगते हैं रुक कर, तो इतना जान लीजिए एग्ज़ाम रूम में भी आपको वो फैक्ट एकदम याद रहेगा और ठीक आप आंसर लिखते समय उसी टाइम याद आएगा जब उस लाइन तक आप पहुंचते हैं। ये आपने अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव किया होगा और इतनी बार एग्ज़ाम आप दे चुके हैं कि आपको ये चीज़ पता होगा। तो ये एनसीईआरटी एक तरह का टास्क देता है जो आपको माइंड टास्क होता है, जो कि आपको आपकी जो सोचने की शक्ति है उसको एक्टिव करता है और उसके थ्रू आपका जो होता है कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। यही नहीं, इसके बाद आपको देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस बुक में क्या मिलती है आपको, एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप मिलते हैं, टास्क दिए जाते हैं। ये जो टास्क दिए जाते हैं एक्चुअल में इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को, पहले तो आपने किसी चीज़ के बारे में चैप्टर की शुरुआत में ही आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है तो आपको पता नहीं होता, तो आप सोचने को मजबूर होते हैं कि ये चैप्टर एक क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा। उसके बाद आप बुक पढ़ते हैं, बीच में कुछ और अन्य चीज़ें आती हैं, एक्सरसाइज होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक दो पन्ने के बाद, एक चैप्टर में हर एक पन्ने के बाद आपको 2-3 क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ थॉट्स इनबिल्ड करने के लिए आपको कुछ दिए हुए रहते हैं टॉपिक्स। लेकिन लास्ट में जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कुछ मिलते हैं तो इतना जान लीजिए कि इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को खुद में जब आप एक्टिविटी करके कंप्लीट करते हैं, ये जो एक्टिविटी, तो आपका जो कॉन्सेप्ट इनबिल्ड होता है वो आपको परमानेंट याद रहता है। यही नहीं, अगर आपने स्कूल में जब भी आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको हैंडवर्क रिलेटेड एक्टिविटी दी गई होगी, कुछ आपको प्रोजेक्ट बनाने दिया गया होगा, कुछ एग्जीबिशन हुए होंगे जिसमें आपको कोई मॉडल बनाने दिया गया होगा, जिसके मॉडल तो अभी भी आपके कुछ ऐसे मॉडल ज़रूर होंगे जो आपके घर पे अभी भी रखे हुए होंगे। या फिर अगर आप में से कोई अधिक उम्र का एस्पिरेंट है जिसकी उम्र करीब 30 साल हो गई है तो उनके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे जिनको या तो खुद के बच्चे होंगे या फिर अपने भाई बहनों के बच्चे होंगे जिनको प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो आप खुद ब खुद उसको प्रोजेक्ट बना कर दिखा देंगे कि ये कैसे बनता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद अभी जो एज है उससे 10 से 15 साल पहले करीब, जब आप 15-16 साल के होंगे, आपने ये एक्टिविटी बेस्ड काम किया था, प्रोजेक्ट बनाया था स्कूल में, जो कि आपको अभी तक याद है। तो ये सारे काम सिर्फ एनसीईआरटी के माध्यम से करवाए जाते हैं
अगर आप इतना जान लीजिए, हालांकि अभी आपकी ये उम्र नहीं रह गई है कि आप ये सब काम घर में बैठ के करके प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपका पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये सब काम तो नहीं करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो थॉट बेसिस काम टास्क है वो आप ज़रूर करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो इनबिल्ड होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इन चीज़ों के बाद सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे क्रियाकलाप तो हैं ही इस बुक में। सबसे लास्ट वाले पोर्शन में हम आते हैं इस चैप्टर के। सबसे लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के बाद पहले आप यहाँ एक देख लीजिए, इस चीज़ को मैं बताना भूल गई थी। ये है आपका आपने क्या सीखा। हर चैप्टर के आप एनसीईआरटी बुक को देखिए तो हर चैप्टर के एंड में आपका एक समराइज नोट्स दिया रहेगा। हालांकि वो उसके ऊपर लिखा नहीं रहता कि ये नोट्स है, बट एक्चुअली में ये समराइज नोट्स होता है। आप जितने भी क्लास के एनसीईआरटी बुक देख लीजिएगा, वहाँ पे एक समराइज नोट्स दिया रहेगा और वो बताता है कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो क्या सीखा। जैसे कि इस चैप्टर को आप पढ़े तो आप क्या सीखे थे कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं पर फोकसित कर लेता है, वह नेत्र की सामंजस्य क्षमता होती है। मतलब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये चीज़ को जान गए हैं। ठीक है, सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए यह जो दूरी होती है, मतलब नेत्र की जो अल्पतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये जो है आपको पीटी का फैक्ट है, आपने बहुत बार एग्ज़ाम आप जब भी दिए हो तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेत्र के बहुत सारे दोष होते हैं, जिसमें निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि और जरा दूरदर्शिता। ये भी आप इस चैप्टर को पढ़ के सीखे हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी पर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है, ये भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सीखे हैं। तो कुल मिलाकर आपको बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं सीखी तो आप जो जागरूक छात्र होंगे तो पुनः इन चीज़ों को आप देखेंगे कि ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई थी। इस बुक की यही खूबी होती है। उसके बाद हम लोग अभ्यास की बात करते हैं। इसमें लास्ट में आता है कुछ क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको पढ़ने के बाद फैक्चुअल रूप में मिलेंगे और एमसीक्यू के रूप में मिलेंगे, और उसके बाद आपको डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो कि आप सही तरीके से अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप बना पाएंगे। हालांकि आईएएस पीसीएस के स्टूडेंट को मैं यही सजेशन करूँगी कि अगर आपने ये चैप्टर जो भी चैप्टर पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, उसके बाद खुद जैसे आप एक बच्चे की तरह, एक बच्चा जो ये टास्क कंप्लीट करता है, सारे एमसीक्यू को बनाता है और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाता है, तो आप कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि जो एमसीक्यू है इसको सही आंसर आप यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर थर्ड क्वेश्चन का या 25 सेंटीमीटर है, यहीं पर आंसर कर सकते हैं। और कम से कम इनके क्वेश्चन के आंसर तो कम से कम आप अगर लिखते नहीं हैं तो कम से कम बुक में ही सही जो आंसर होता है, ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका जहाँ पर आंसर होगा उसको पेंसिल से आप मार्क कर सकते हैं। इतना तो ज़रूर कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि आपने जो एक्टिविटी किया, इससे आपको आंसर तो आपने तो पहले पढ़ ही लिया था बुक में। ठीक है, इस टॉपिक को दोबारा जब आप क्वेश्चन दे करके जब आंसर करते हैं तो आपका जो एक्टिविटी की वजह से आपका जो मेमोरी है वो थोड़ा सा और ज़्यादा वहाँ पे समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग होता है। तो यही खूबी होती है जो एनसीईआरटी में होती है। अब अगला क्वेश्चन जो आता है मेरा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। चलिए, इस चैप्टर को हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ें, तो ये मैंने पूर्व में भी आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। अब जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको लगा ये कंटेंट अननेसेसरी है, तो पहले ही आप इसको क्या कर लीजिए, एक कट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम होता है नेगेटिव सिलेक्शन होता है। यूपीएससी जो स्टेट पीसीएस होता है, इसमें भी सिलेक्शन का दो तरीका होता है। पहले होता है नेगेटिव सिलेक्शन होता है और एक होता है पॉजिटिव सिलेक्शन। हाँ, हालांकि ये सब नहीं जानेंगे, ये सिर्फ आपको जो कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं, मैनेजमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन के अभ्यर्थी हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ही ये चीज़ को समझ पाएंगे। नेगेटिव सिलेक्शन में पहले छांटा जाता है, जैसे कि पीटी ले लिया जाता है। पीटी में सबसे पहले अयोग्यों को छांट दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे इसमें सिलेक्शन हुआ, ये सिलेक्शन नहीं होता, एक्चुअली में ये नेगेटिव सिलेक्शन होता है। इसमें जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनको पहले तो हटा दिया जाता है कि ये लोग आगे बढ़ने के लायक नहीं है या फिर ये लोग मेंस देने के लायक नहीं है। तो पीटी में फेल हो गए तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से अयोग्य हैं। हालांकि थोड़ा सा ये हार्श वर्ड है, तो फिर भी मैं सच्चाई यही होती है कि पीटी में अगर आप फेल हो गए हैं तो आप फ़िलहाल तो उस एग्ज़ाम के लिए अयोग्य हो जाते हैं, मेंस देने के के लिए अयोग्य हैं, या फिर उस साल जो वैकेंसी आई थी जिसके लिए आपने अप्लाई किया था उसके लिए आप अयोग्य हैं।
फिर आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो नेगेटिव सिलेक्शन हो चुका है आपका, ठीक है, मतलब आपको हटा दिया गया। पॉजिटिव सिलेक्शन मेंस होता है, मतलब आपको सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ से आप इंटरव्यू देने जाएंगे, यहीं से आपको पॉजिटिव सिलेक्शन होता है। तो उसी तरह पहले आपको एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो नेगेटिव सिलेक्शन कीजिए, जो ज़रूरी नहीं है उसको पहले तो कट करते चले जाइए, ठीक है, या फिर ऐसे ब्रैकेट करके आप पेंसिल से यहाँ पर भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से करते करते करीब एनसीईआरटी का जो होता है आपको 30% कंटेंट जो ऐसा भी होता है जो कि आपको अननेसेसरी, आपको ज़रूरत नहीं लगेगा, इसको आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप उनको हटाते चले जाइए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप पॉजिटिव सिलेक्शन की बारी आती है। पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होता है, जब आप बुक लेंगे, आपके पास बुक आता है, तो जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, इतना पूरा अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। हालांकि पेंसिल से अगर इतनी चीज़ों को आप अंडरलाइन करेंगे तो वो बुक काफ़ी ख़राब दिखेगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ये करते हैं। या फिर हाइलाइटर, आप हाइलाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइलाइटर को अच्छी तरीके से यूज़ करें तो जिस तरह से ये हाईलाइट हुआ है, ये कलरफुल, उस तरीके से हाईलाइट होगा, वो गंदा भी नहीं दिखेगा, ठीक है। हालांकि पेंसिल से अगर इस्तेमाल करते तो आप जिस प्रकार पहले आपने नेगेटिव सिलेक्शन किया था उसी तरह आप पॉजिटिव सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप सही का मार्क दे देंगे, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है सिर्फ उतना कंटेंट आता है। थर्ड में सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, थर्ड टाइम में और फोर्थ टाइम में रिविज़न के लिए, जो आपने सेलेक्ट किया है पॉजिटिव सिलेक्शन में। तो ये तरीका होता है एनसीईआरटी बुक पढ़ने का, ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों को, प्रश्नों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था और मैंने इस बुक के डिटेल्स तक आपको गई, ताकि आप इन चीज़ों को समझे, प्रैक्टिकली अनुभव करें कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, बोलना क्या चाह रही हूँ। तो आपको यही सजेशन है, मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी इन द सेंस कि 2021, यूपीएससी में 2020 की बात नहीं कर रही हूँ, 2020 के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पूरी तरह से मूर्खता होगी। अभी 31 मई को तो एग्ज़ाम होना था यूपीएससी का प्रीलिम्स, बट अब वो अभी नहीं हो पाएगा। बट जब भी हो, अभी 15 दिन, 1 महीने या 2 महीना बाद हो, मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले लिया जाए यूपीएससी का। हालांकि अभी तक वो जो भी हुआ है ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जा कर के हुआ है और एक तरह से रिटन रहा है, ठीक है, जिसमें आप पेंसिल की या पेन के माध्यम से एमसीक्यू के जो उसका एमसीक्यू का जो OMR रीडर होता है उसको आप फिलअप करते हैं। बट हो सकता है आगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के भी ऑप्शन सुझाए जा सकते हैं। तो अभी तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं उसी पर आप टिके रहिए, ठीक है, उसी को रिवीजन कीजिए। पर 2020 की बात करें, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो ये वीडियो को देख रहा है 2021 के बारे में सोच रहा है कि उसको मुझे 2021 में यूपीएससी को क्रैक करना है, तो आपको यू मस्ट रीड एनसीईआरटी बुक, है ना। आपको कैसे पढ़ना मैं बता चुकी हूँ, और आपको पढ़ना क्यों चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं, ये तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और पढ़ना ही चाहिए। नहीं पढ़ने के बारे में तो सोचिएगा अभी नहीं, और अभी से ही आपको कम से कम 3 महीने के में फोकस करके एनसीईआरटी का सारा बुक आपको 3 महीने में पढ़ जाना है, ठीक है। 3 महीने में अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और एक बार रिवीजन, एक बार मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव सिलेक्शन करना है, ठीक है। और उस पढ़ने का मतलब हो गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद सिर्फ आप रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी का। बाकी आपको जो नोट्स होते हैं अदर बुक्स के, लाइक स्टैंडर्ड बुक है, आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स में जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स में जाएंगे, मॉक टेस्ट में जाएंगे, और जो करंट अफेयर्स हैं उसके जो समराइज नोट्स बनाने होते हैं, वो उन चीज़ों पे आप धीरे धीरे करके आप काम कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 मंथ तो आपको एनसीईआरटी पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। 3 मंथ में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ लेना होगा, कंटेंट को समराइज कर लेना होगा, ठीक है। बाकी स्टेट पीसीएस वालों की बात करूं तो स्टेट पीसीएस में जैसे कि अभी बीपीएससी और जेपीएससी और यूपीपीएससी पीसीएस का भी आपको फॉर्म आ चुका है। तो इन लोग के पास टाइम कम है। अगर बहुत से अधिक बात करूं 2 से 3 महीने का टाइम होता है, तो आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी एनसीईआरटी की, ठीक है। और इसमें आपको 3 यूपीएससी वालों के लिए मैं 3 मंथ की बात कर रही थी। आपको 1 महीने में जितने एनसीईआरटी पढ़ने हैं और जितने पोर्शन को लिमिटेड स्टडी करते हुए जितने पोर्शन को पढ़ना 1 महीने में कंप्लीट करना होगा, और करना ही चाहिए। उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक को छूइए, क्योंकि अगर पीटी निकालने की बात करूँ तो मैं आपको बता देती हूँ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप सिर्फ कुछ
प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट है, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन करेंट अफेयर्स को कर लेते हैं, तो आपका पीटी निकल जाएगा। लेकिन आपको एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव देन रिवीजन वो भी करना होगा, ठीक है। तब जाके उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको देखना होगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होंगी, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस का जो नेचर होता है वो रिपीटिशन होता है, रिपीट क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। करंट अफेयर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको संक्षेप में बता चुकी हूँ। पूर्व के भी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको बता दिया गया है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आगामी वीडियो में आऊँगी। और जेपीएससी बीपीएससी वाले के वीडियो भी बहुत जल्दी कंटिन्यू होने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और भी जो आपके प्रश्न हैं उनको आप पोस्ट कीजिए, ताकि मैं उन आपके प्रश्नों का भी समाधान कर सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।